मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आपको पहले टीचिंग ऑफ हिंदी यानी हिंदी शिक्षण के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी लिस्ट आपको दी थी। आज हम उनको थोड़ा ब्रीफली एक बार आपके सामने रखेंगे, जिसे आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम करेंगे मातृभाषा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा, संप्रत्यक क्षेत्र और प्रकृति, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे कि मातृभाषा क्या है, हिंदी में मातृभाषा की अवधारणा क्या है। यानी व्यक्तिगत विचारों को, भावों को अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो मानव समाज में मान्यता प्राप्त या प्राप्त सार्थक ध्वनि संकेतों का समूह है, उसे हम भाषा कहते हैं। क्योंकि सामान्य रूप में तो हम कहते हैं कि भाषा जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन भाषा वही होती है जो ध्वनियाँ सार्थक रूप में प्रयोग की गई हों। जैसे कि कई अलग अलग देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांसीसी है, चाहे वो जैपनीज़ है या हिंदी है, इंग्लिश है। अलग अलग देशों की अपनी अपनी भाषा है और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपि का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से जो हमारी मातृभाषा है, उन देशों में जहाँ पे अलग अलग जो भाषाएं हैं, उनकी भी अपनी जो भाषा है वो मातृभाषा रूप में, राजभाषा रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसमें राजकीय कामकाज होते हैं, जो देश की एक प्रतिष्ठित भाषा बनती है या जो भाषा आम लोगों के द्वारा बोली जाती है। उसी प्रकार से यानी वो भाषा जिसमें उस क्षेत्र के लोग अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। यानी मातृभाषा एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। मातृभाषा भाषा का एक लघु क्षेत्र रूप हम कह सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा वो भाषा है जो एक विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा आपस में विचारों का आदान प्रदान, आपस में अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। और राजभाषा वो होती है जिसमें राजकीय कामकाज होते हैं, और राष्ट्रभाषा वो होती है जिस भाषा में पूरा देश बंधा होता है और जो पूरे देश की एक भाषा होती है। हिंदी भाषा न केवल भारत के एक बड़े भाग पर बोली जाती है, बल्कि ये अन्य जो जैसे मॉरिशस है आदि देशों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से संक्षेप रूप में कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों से मिलकर बने बड़े भूभाग पर हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो हिंदी है, लेकिन पंजाब की जो राजभाषा है वो पंजाबी है, और वहाँ के लोग अपनी मातृभाषा के रूप में भी पंजाबी का प्रयोग करते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति प्राचीन काल में ईरान के साथ साथ जो हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध थे, ईरान को फारसी भाषा में स का उच्चारण ह की तरह होता है, उसी प्रकार से सिंधी से हिंदी का रूपांतरण हुआ। अब हम करते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। संसार में लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। हिंदी का संबंध इनमें से भारोपीय भाषा परिवार से माना जाता है, और इस भाषा परिवार का जो मूल स्थान है वो ब्रंदेलस्टाइन माना जाता है, जो यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज मैदान में स्थित है। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक जो कालीन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका समयकालीन जो प्राचीन आर्य भारतीय भाषाएं हैं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना गया है, और मध्यकालीन में 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है, और जो आधुनिक जो भाषाएं हैं
वो 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक की मानी जाती हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल का क्रम हम देखते हैं। जो आदिकाल है वो सन 1000 से 1500 ईस्वी तक माना गया, और मध्यकालीन है वो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और जो आधुनिक काल है वो 1800 ईस्वी से अब तक हम आधुनिक काल की बात करते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये भाषा जो है अपने रूप परिवर्तित करती रही है, भाषा अपने अपने रूप में ढलती रही है। अब हम करते हैं मातृभाषा हिंदी की प्रकृति क्या है। मातृभाषा के रूप में जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मानक भाषा हिंदी से होता है, न कि उसकी बोलियों से। उसकी बोलियों में जैसे कोई हरियाणवी है, चाहे ब्रज भाषा है आदि से हम नहीं लेते, बल्कि जो मानक भाषा हिंदी है उससे हम उसका रूप लेते हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति को हम कुछ निम्न शीर्षकों या बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 हिंदी वाक् प्रधान है, यानी ध्वनि समष्टि है। हिंदी भाषा की एक व्यवस्था है। हिंदी भाषा में प्रतीकों की व्यवस्था है। हिंदी भाषी समाज में क्रियाओं के आधार पर हिंदी ही है। हिंदी भाषा एक अर्जित संपत्ति है। हिंदी भाषा परिवर्तनशील है। हिंदी भाषा सार्वजनिक संपत्ति है। हिंदी भाषा में वैधता है, वैधता का गुण इसका प्रमुख गुण है। और हिंदी भाषा में अंतरणता का गुण है। और हिंदी भाषा अपने आप में पूर्ण है, परंतु इसका कोई अंतिम रूप नहीं है। हिंदी भाषा, एक बार हम रिपीट करते हैं, हिंदी भाषा अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील है, सार्वजनिक संपत्ति है, वैधता है, अंतरणता है, वाक् प्रधानता है, यानी ये भाषा ध्वनि समष्टि से युक्त है। इसमें एक व्यवस्था है, प्रतीक व्यवस्था है, और समाज की क्रियाओं का आधार हिंदी ही है। ये थी बच्चों हिंदी भाषा की प्रकृति। अब हिंदी भाषा के अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का क्षेत्र बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि किसी भी भाषा का प्रयोग एक निश्चित क्षेत्र में ही होता है। दूसरी ओर भाषा का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसे हम उस भाषा को हम उस क्षेत्र की भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र को भी इन्हीं 2 वर्गों के आधार पर बांटा जा सकता है, जिसमें हम प्रयोग के आधार पर हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र और प्रयोजन के आधार पर हिंदी भाषा का क्षेत्र, 2 क्षेत्रों में हम इसको रखते हैं। प्रयोग के आधार पर हिंदी भाषा के क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि हिंदी भाषा के प्रयोग उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के केरल, आंध्रा जैसे अन्य राज्यों में भी हिंदी भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या पर्याप्त है। हिंदी फिल्मों के कारण पूर्वी भारत में हिंदी का क्षेत्र होने लगा है, और इतना ही नहीं, मॉरिशस या फिजी जैसे देशों में भी हिंदी भाषा भली भांति बोली और समझी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी भाषा कहीं पर मातृभाषा के रूप में तो कहीं पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है। मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा आदि में प्रयोग होती है। तो ये थे बच्चों प्रयोग के आधार पर इसका भौगोलिक क्षेत्र। अब हम करते हैं प्रयोजन के आधार पर मातृभाषा का क्षेत्र। प्रयोजन के आधार पर यानी जिससे हमें ज़रूरत पड़ती है, प्रयोजन के आधार पर मातृभाषा के कार्य क्षेत्र को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम विभक्त करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें अभिव्यक्ति है, इसमें
संवेगात्मक अभिव्यक्ति है और इसमें भावात्मक अभिव्यक्ति है, वैचारिक अभिव्यक्ति है, सामाजिक और सांस्कृतिक अंत्यक्रियाएँ हैं, सृजनात्मकता है, सामाजिक और वैचारिक निगमन है, सार्वजनिक जिसके अंतर्गत सामाजिक अंत्यक्रिया और सृजनात्मकता या स्थायित्व को हम स्थान देते हैं। इस प्रकार से बच्चों उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिंदी भाषा का कार्यक्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि हिंदी भाषी समाज तथा उसके क्रियाकलाप व्यापक हैं। हिंदी भाषा अपने आप में पूर्ण भाषा है। हिंदी भाषा में जो सटीकता है, जैसे जो ध्वनि, प्रत्येक ध्वनि के लिए अपना एक प्रतीक चिन्ह है और जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसमें कुछ भी इंग्लिश की तरह कोई साइलेंट नहीं है, कोई भी इसमें छुपाकर बात नहीं है। जिस प्रकार से ध्वनियों का उच्चारण होता है उसी प्रकार से बोली जाती है। और हिंदी भाषा हमारे प्रदेश की, हमारे हरियाणा की मातृभाषा रूप में भी प्रयोग होती है। हिंदी भाषा के जो लिखित कार्य हैं वो उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार से बोले जाते हैं। और हरियाणा जैसे प्रदेश में, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं उनमें मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है, क्योंकि कोई भी अन्य भाषा नहीं है जो कई राज्यों की मातृभाषा के रूप में प्रयोग होती हो। ऐसे सामर्थ्य केवल हिंदी में ही है और ये स्थान हिंदी को ही मिला हुआ है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने हिंदी भाषा के मातृभाषा के रूप में इसके प्रकृति, क्षेत्र और संप्रत्यय की बात की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कौशलों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत भी कर चुके हैं। उसको हम नेक्स्ट पीरियड में दोबारा से रिपीट करेंगे। अब के लिए इतना ही, धन्यवाद।